कल हम आपको पढ़ाए थे संविधान के विषय में, संविधान क्या है उसके विषय में बताए थे, और जो है संसदीय और अधिष्ठित सरकार तक बताए थे ना। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उसके आगे से, आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे एकात्मक और संघात्मक सरकार क्या होता है। ठीक है, इसके बाद डेली एक एक वीडियो बनाते जाएंगे और आप लोग देखते जाएंगे, और जो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन। संसदीय और अधिष्ठित सरकार जो बताए थे, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना। हाँ, आ जाइए तो बता रहे हैं एकात्मक सरकार क्या होती है और संघात्मक सरकार क्या होती है। एकात्मक सरकार कहाँ है और संघात्मक सरकार कहाँ है। ठीक है, एकात्मक सरकार का मतलब यह होता है जहाँ शक्तियाँ जो है एक केंद्र के पास, एक केंद्र में निहित होती हैं, उसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं। शक्तियाँ एक केंद्र में निहित होती हैं। और संघात्मक सरकार वह होता है जहाँ शक्तियाँ जो है राज्य और संघों के बीच क्या होती हैं, बटी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संघात्मक सरकार कहते हैं। लिखिए एकात्मक सरकार, लिखिए। कल वाला टॉपिक छोड़ दिए क्या? कल हम बताए थे संसदीय और अधिष्ठित सरकार बताए थे, उसके आगे आप बता रहे हैं संघ, उसके आगे से आज बता रहे हैं, फिर इस नेक्स्ट आगे से चलते रहेंगे। एकात्मक सरकार बदला ले लेती है थोड़ा छोड़ दो भैया। आप लोग शांत रहेंगे। जिस सरकार की सारी शक्तियां एक केंद्र में निहित होती हैं, सारी शक्तियां कहाँ आती हैं, एक केंद्र में निहित होती हैं। जिस सरकार की सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती है उसे हम कैसी सरकार कहते हैं, एकात्मक सरकार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा देश है, ब्रिटेन। ठीक है, और इसके जो पॉइंट हैं बता रहे हैं एकात्मक सरकार में क्या क्या होता है, इसके और एक दो पॉइंट हैं उसको हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है एकात्मक सरकार में शक्तियां जो है केंद्र के पास होती हैं। दूसरा है एकाहरी नागरिकता। हाँ, एकाहरी नागरिकता भी होती है, सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। एकात्मक सरकार की सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। दूसरा पॉइंट है एकाहरी नागरिकता। ये गया बहुत अच्छा, अभी नया है इसलिए नहीं चल रहा है सब्जी। तीसरा पॉइंट है एकल न्यायपालिका होती है। ठीक है, इकाहरी जो है न्यायपालिका, लिख लीजिएगा इकाहरी एकात्मक सरकार सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। दूसरा पॉइंट है इकाहरी नागरिकता। तीसरा पॉइंट है इकाहरी न्यायपालिका। चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा केंद्र में दूसरा सदन आवश्यक नहीं है। ठीक है, संघात्मक सरकार में दो सदन होते हैं, लेकिन एकात्मक सरकार में दूसरा सदन आवश्यक नहीं है। लिख लीजिएगा केंद्र में दूसरा सदन आवश्यक नहीं है। पांचवा पॉइंट देख लीजिएगा, पांचवा पॉइंट है एकात्मक जो सरकार है इसमें लिखित संविधान होना जरूरी नहीं है। लिखित संविधान होना जरूरी नहीं है। तो मेरा भी गरम है। होना जरूरी नहीं है। ठीक है, पेन लिए हैं से दिला दीजिए किसी से। तो कोई किसी के पास दो पेन हो तो दे दीजिए। ब्लू पेन चाहिए। एकात्मक सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है आप लोग बताइए। ब्रिटेन बहुत अच्छा, वही है, लिख लीजिएगा एकात्मक सरकार का
सबसे अच्छा एक मिनट पेन लीजिए इसको। और कहा आया था से तब वो लिखी अच्छे से। देखिए, हम आपको बताएं 2 प्रकार की सरकार होती है। पहला है संघात्मक सरकार और पहला है एकात्मक सरकार, दूसरा है संघात्मक सरकार। एकात्मक सरकार वह सरकार होती है जिसमें जो है शक्तियाँ पूरे केंद्र में निहित होती हैं। ठीक है, इसके जो पॉइंट हैं, इकाहरी नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, इकाहरी न्यायपालिका होनी चाहिए, केंद्र में दूसरा सदन आवश्यक नहीं है। किस सरकार में? एकात्मक सरकार में। उसके बाद लिखित संविधान होना जरूरी नहीं है। और एकात्मक सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? ब्रिटेन। कभी कभी पूछता है किस देश में एकात्मक सरकार है, किस देश में संघात्मक सरकार है, तो आप जानते रहेंगे ब्रिटेन में कौन सी सरकार है, एकात्मक सरकार है, वहाँ का संविधान लिखित नहीं है। अब आइए हम आपको बताते हैं कौन सी संविधान, वो सरकार संघात्मक सरकार। और संघात्मक सरकार कहाँ है, कोई बताइए? हाँ, यूएसए तो है, अपना भारत भी है, ठीक है, कनाडा भी है। ये सब जो है संघात्मक सरकार है के उदाहरण है। आइए हम आपको बताते हैं। ये हो गया ना एकात्मक सरकार? मिटाइए मत। मिटाएंगे नहीं, आप लोग उतारिए आराम से, इतना मिटाएंगे बस। संघात्मक सरकार, कल अध्यक्षीय और संसदीय समझ में आया था ना? हाँ, जहाँ ना समझ में आए पूछिएगा। डेली एक वीडियो ऐसे बनाएंगे और डेली आराम से पढ़ते जाइएगा। बीच में जो ना आए तो समझ में आए तो पूछिएगा। संघात्मक सरकार, अमेरिका संघात्मक सरकार वह सरकार होती है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है। किसके बीच होता है? केंद्र और राज्यों के बीच होता है। और एकात्मक में तो जनक केंद्र में नीति, एकदम समझ में आ गया ना? तो अब देखिए बताते हैं और एक दो इसमें क्या बिंदु हैं। संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य होता है। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन लिखते चलेंगे, समझ में आता जाएगा। ठीक है, लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। आप लोग नोट्स बनाते जाइए। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य होता है। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अपने यहाँ जान रहे हैं कुछ केंद्र के विषय हैं, कुछ संघ के मतलब कुछ संघ के विषय हैं, कुछ राज्य सूची के विषय हैं, कुछ समवर्ती सूची के विषय हैं, इसी हिसाब से। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। इसमें जो है लिखित संविधान का होना जरूरी है। किस सरकार में? संघात्मक सरकार में। संघात्मक सरकार में लिखित संविधान होना जरूरी है। संघात्मक सरकार में लिखित, आवाज ना करिए, संविधान होना जरूरी है। ये नीचे वाला मिटाई दें? यस सर। चलिए ठीक है। अब हम बहुत अच्छे से लिखेंगे। देखिए तो पॉइंट हो गया। संघात्मक सरकार में भी न्यायपालिका का सर्वोच्च होना जरूरी है। ठीक है, और भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, सर्वोच्च न्यायपालिका। कहीं कहीं दोहरी नागरिकता है, कहीं कहीं एक ही नागरिकता है, चल जाएगा। ठीक है, कुछ राज्यों में दोहरी नागरिकता है, जैसे अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एक ही नागरिकता। स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है? तिहरी नागरिकता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एक ही नागरिकता भारत में है, अमेरिका में भी है, और अमेरिका में दोहरी है, ब्रिटेन में भी है, लेकिन स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है। इसलिए जो है कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायपालिका
लेकिन यह है कि दोहरी नागरिकता कहीं भी है, कहीं एक ही नागरिकता है। और दोहरी न्याय सर्वोच्च न्यायपालिका, उसके बाद दोहरी क्या है नागरिकता, और दोहरी जो है न्यायपालिका भी है, केंद्र की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका। लिख लीजिएगा, दोहरी न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायपालिका है लेकिन दोहरी न्यायपालिका, ठीक है। और दोहरी नागरिकता भी लिख लीजिएगा, ठीक है। दोहरी न्यायपालिका अब पॉइंट है और सबसे ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखा दे रहे हैं बस। दोहरी न्यायपालिका और लिखिए दोहरी नागरिकता, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं। अब इसका उदाहरण लिखिए। एकात्मक मतलब किस हाँ, देश में है बता दीजिए। एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार ब्रिटेन लिख लीजिए। नहीं, भारत संघात्मक है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे, स्वीडन। हाँ, क्लियर है ना। एकात्मक सरकार का उदाहरण ब्रिटेन, फ्रांस, सर फ्रांस, जापान, चीन, इटली, स्वीडन। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, ठीक है। बता दें संघात्मक, बता पहले एक है चीन। चीन फंसा ब्रिटेन में, इसे लिख दो, चीन फंसा ब्रिटेन में, चीन में है, फ्रांस में है और ब्रिटेन में है। ये सब एक नागरिकता है, वो एकात्मक सरकार है, ठीक है। लिख लीजिए उदाहरण, एकात्मक सरकार का आप लोग उदाहरण लिख लीजिएगा। ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। एकात्मक तो पता चला को जब हाँ वो पूछ रहे थे इसलिए हमने बताने लगा, तो संघात्मक पढ़ा रहे हैं तो पूछने लगे बताया। चलिए संघात्मक सरकार हो गया ना। अब आगे संघात्मक सरकार लिखिए। देखिए संघात्मक सरकार में क्या होता है, संघ और राज्यों के बीच। देखिए अमेरिका जैसे हैं, अमेरिका में क्या है 50 राज्य हैं। कितने राज्य अमेरिका में हैं? 50 राज्य हैं। 50 जो है राज्यों अमेरिका क्या है, राज्यों का संघ है, उसमें से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। हमारा भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है ना। तो हमारा जो भारत राज्यों का संघ है, इस हमारे भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, ठीक है। कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। अमेरिका में 50 राज्य हैं, ठीक है, वहाँ भी कोई अलग नहीं हो सकता। केंद्र और हाँ शक्तियों का विभाजन भले हो, केंद्र के पास कुछ शक्तियाँ हैं, अपने यहाँ क्या है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, लेकिन सर्वोच्च झुकाव किसके और तरफ है, केंद्र। शक्तिशाली कौन है, केंद्र। लिख लीजिए उदाहरण। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका। कनाडा जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत। आज लगा दें, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड भी हाँ लिख लीजिएगा। भारत, स्विट्जरलैंड आज। एकात्मक, हमारे कहने का मतलब हम आपको एकात्मक और संघात्मक सरकार समझाना चाहते थे बस। अब समझ में आ गया एकात्मक सरकार क्या होती है, संघात्मक सरकार क्या होता है ना। अब उदाहरण अगर पूछे किस देश में है तो दो तीन देश उधर बता दिए हैं, 2-3 देश इधर बता दिए हैं। इधर क्लियर हो गया इधर। चलिए आगे चलते हैं, फिर उतार लीजिए जल्दी से। हो गया। अब संविधान बताएंगे, एक स्टेटमेंट है एक विचारक का, उसको लिखाएंगे, उसके बाद संविधान का वर्गीकरण बताएंगे, ठीक है। संविधान का वर्गीकरण ये हो गया, मिटाएं। चलिए संविधान का अर्थ सीमित सरकार या सीमित व्यवहार से लिया गया है, ठीक है। सीमित सरकार या सीमित व्यवहार से लिया गया है। और देखिए संविधान का अर्थ सीमित सरकार या सीमित व्यवहार से लिया गया है। लिख लीजिएगा, संविधान का अर्थ सीमित सरकार या सीमित व्यवहार से लिया गया है। एक स्टेटमेंट है, बता रहे हैं, लिखिए। जिन राज्यों में संविधान नहीं है, जिन राज्यों में संविधान नहीं है,
वहाँ अराजकता है। किसका स्टेटमेंट है? वहाँ अराजकता है। किसका स्टेटमेंट है पता है किसी को? जेलिनेक का। जेलिनेक इन्होंने बताया है जहाँ संविधान नहीं है वहाँ अराजकता है। जेलिनेक का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आइए हम आपको बताते हैं संविधान का वर्गीकरण। ठीक है, संघात्मक समझ में आया, एकात्मक समझ में आया, संघात्मक के उदाहरण समझ में आया, एकात्मक देश के उदाहरण समझ में आए। ठीक है, संविधान क्या है उसके विषय में हम आपको बताएं। अब एक स्टेटमेंट है, जिन राज्यों में संविधान नहीं वहाँ अराजकता है। किसका स्टेटमेंट है? जेलिनेक का। कभी कभी पूछता है। ठीक है, जेलिनेक। आइए हेडिंग बनाइए संविधान का वर्गीकरण। हाँ, अराजकता का माहौल हो जाता है। संविधान रहे बड़े बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करती है? खा जाती है। जब संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं, तो बड़े आदमी छोटे आदमी को क्या करेंगे? मार के भगा देंगे। समझ लीजिए, इसलिए संविधान होना जरूरी है। समझ में आया? हाँ, बड़ी मछली छोटी देखने नहीं खा जाती है छोटी मछली को। उसी हिसाब से संविधान रहेंगे। आपको मौलिक अधिकार मिला है, संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिया है, उसमें भी लिखिए मौलिक अधिकार होना जरूरी है। मौलिक अधिकार है, कहीं मौलिक अधिकार का आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ जाएंगे? न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जाया जाता है पता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 32 और हाई कोर्ट में 226। बहुत अच्छा, तो हम इसको आगे बताएंगे। ठीक है, एक अनुच्छेद से शुरू करेंगे, 395 अनुच्छेद खत्म करेंगे। ठीक है, आप लोग डेली क्लास करें, डेली मेरे वीडियो में यही चलेगा। एक अनुच्छेद से पढ़ाएंगे, 395 खत्म करेंगे। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। नहीं आएंगे आप लोग तो बीच में वीडियो से देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा बता दें बस। आगे देखिए, संविधान का वर्गीकरण। पहला है विकसित संविधान, दूसरा है निर्मित संविधान। देखिए इसे विकसित संविधान। दूसरी पॉइंट तुम लिखना नहीं चाहती बस आराम से लिख लीजिए, तैयार हो जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। नहीं तो फिर नोट्स बनेगा नहीं, लिखने से तैयार भी होता है। विकसित संविधान, फिर नीचे लिख लीजिए अलिखित और लचीला लिख दीजिएगा। इसमें लिख दीजिएगा लिखित, लिखित संविधान। इसमें लिखिए विकसित संविधान, अलिखित, लचीला। ये लिखित संविधान ये जो है कठोर होता है। क्या है? कठोर है। अब दोनों को हम समझा दे रहे हैं। लचीला कठोर में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है, लचीला संविधान जहाँ कोई लिखित संविधान है नहीं, जैसा होता है वहाँ बन जाता है। आवश्यकता पड़ गई तो बन गया। दबाव समूह, जिससे दबाव लगाए लोग, वो बदल जाता है। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, अपने भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है, लेकिन अंततः लचीला और अंततः कठोर दोनों है। हमारे देश का संविधान अंततः लचीला और अंततः कठोर है। स्टेट वाले परीक्षा में पूछे तो भारत का संविधान कैसा है, तो इसको आप लोग जानते रहिए। लेकिन कठोर संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। अलिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का। अलिखित आ गए ना, और उसके बाद लचीला भी है। ठीक है, अपने यहाँ कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। अमेरिका में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं और भारत में 395 अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से 465 हो गए हैं। ठीक है, अब जब उसको बताएंगे तब पूरा बताएंगे। इतना लिख लीजिए। लिखिए संविधान का वर्गीकरण, विकसित संविधान, अलिखित, लचीला। उदाहरण जो है यहाँ डाल दीजिए ब्रिटेन। निर्मित संविधान, लिखित और कठोर। ठीक है, आइए हेडिंग आप लोग बनाइए, इसको मिटाएं। कैसे कब संविधान की बात कही गई थी, कैसे हुआ था, इसके विषय में आपको बता रहे हैं। संविधान का इतिहास, हेडिंग डालिए संविधान का इतिहास। देखिए सबसे पहले संविधान की बात कहाँ हुई, कौन कहा था? सबसे पहले संविधान की बात आपसे बता रहे हैं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में जो है 1895 में संविधान की बात कही। ठीक है, बाल तिलक लिख लीजिएगा। सर्वप्रथम बाल गंगाधर
तिलक 1895 में ना, 1896 में, हाँ वही हो गया। तिलक अपने स्वराज विधेयक में 1896 में संविधान की बात कही। ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में कहा भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी ने भी कहा था। लिख लीजिएगा पॉइंट। 95 है ना, एक बार हम 95 बोले, आप 96 तो कहें हमसे। हाँ 1995 ही है, 1995 96 ही होगा। 95 हाँ 95 ही सही है, 95 बोले थे तो चलो ठीक है। स्वराज विधेयक में उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हो, कब कहे थे? 1922 में। लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, 1922 में महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, हेरेंगे नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले संविधान की बात कही थी, कौन कहाँ का थे, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और समझते चलिएगा। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार, भारत का संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। कहा भारत का संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा। हाँ इसके बाद यमन राय ने बात कही थी। ठीक है, 1924 में मोतीलाल नेहरू। हाँ इसके बाद 24 में मोतीलाल नेहरू ने भी कहा था, यमन राय औपचारिक रूप से कहे थे, इसी हिसाब से बात चलती गई। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने 1924 में। इसके बाद कांग्रेस सभा ने कहा कि संविधान चाहिए। सर्वप्रथम हाँ जहाँ कमी हो बताइएगा, थोड़ा बहुत अगर छूट जा रहा है। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में 1895 में कह रहे हैं संविधान की बात। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा भारत का संविधान भारत की इच्छा अनुसार बनेगा। फिर जो है यमन राय ने औपचारिक रूप से कहा। ठीक है, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा। फिर संविधान सभा तमाम लोग जानते रहिए। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल भी जो है संविधान की बात कही। अब आइए संविधान का गठन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, संविधान का गठन कैसे हुआ, कैसे संविधान बना। ठीक है, अब इसके विषय में बना रहे हैं। इसको मिटा दें, आप लोग धीरे धीरे लिख रहे हैं, हम तेजी से लिख रहे हैं, आप लोग भी नहीं लिख पा रहे हैं, हम ही लेट लिख रहे हैं। संविधान का गठन हेडिंग होगी। अभी आप लोगों से पूछ रहे हैं, जो हंस रहे हो, देखते हैं इसको किसको आ रहा है। संविधान का गठन, आप लोग बताइए, संविधान के गठन में टोटल, जिससे पूछेंगे टोटल कितने सदस्य थे? सीमा जी आप बताइए, कंचन जी आप बताइए। बहुत अच्छा, कितने टोटल सदस्य थे? 389, 389 टोटल सदस्य। अभी हम आपको एक दिन बताए थे, हाँ नहीं आप नहीं आए थे, 389 टोटल। अब फिर हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, ब्रिटेन से कितने थे, भारत से कितने थे और ब्रिटिश कमिश्नरियों से कितने थे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, टोटल सदस्य संख्या 389। आइए ब्रिटेन से, ब्रिटेन से कितने थे? 292। बहुत अच्छा, 292। ठीक है, ब्रिटेन से कितने थे? 292। इनका जो है क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। 292 चुनाव से लिख लीजिए कोष्टक में, चुनाव हुआ था। अब आ जाइए, अपने देश भारत से कितने थे? देशी रियासतें। ठीक है, देशी रियासत। राम सिंह बताओ ये कितना रहे? 93। बहुत अच्छा, 93 थे। ठीक है, ये जो 93 थे इनका मनोनयन हुआ था। क्या हुआ था? मनोनयन हुआ था। सदस्यों का मनोनयन लिख दीजिए कोष्टक में, सदस्यों का मनोनयन।
नहीं। और ये बताओ ब्रिटिश कमिश्नरी से कितने थे? हाँ, कमिश्नरी लिख लीजिए, कमिश्नरी प्रांतों से, कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्य। ठीक है, कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्यों का चुनाव हुआ था। लिख लीजिए क्वेश्चन, सदस्यों का चुनाव। देखिए संविधान का गठन ना, संविधान के गठन में हम आपको बताया टोटल सदस्य कितने थे? 389, 389। ब्रिटेन से 292 इनका जो है चुनाव हुआ था। उसके बाद देसी रियासत कितने थे? 93 सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, उसके बाद कमिश्नरी प्रांत से कितने थे? 4। ये आपको हर समय याद रहना चाहिए। ठीक है, आप बताएं, कभी कभी पूछता है देसी जो रियासत के सदस्य थे, इसमें कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, जिससे पूछेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग 3 लोग बताइए, कौन सी ऐसी रियासत जिस संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद ऐसी रियासत थी जो है ये भाग नहीं सिर्फ हैदराबाद। हैदराबाद लिख लीजिएगा। हैदराबाद मात्र ऐसी रियासत थी जिसके सदस्य संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। पोस्टर में से नोट बना के लिख दीजिएगा, नोट, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके सदस्य संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। ये पूछता है ना, कौन से मतलब रियासत ऐसी थी जिसके सदस्य संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे, तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके सदस्य संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। टोटल सदस्य 389, 200 जिसके सदस्य रियासत में भाग नहीं लिए थे। और देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम लिखा देंगे नहीं तो आप लोग सुन लीजिएगा, याद रहे। संविधान सभा में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव बंगाल से हुआ था। पश्चिम बंगाल से जब हुआ था, तो जब बंटवारा हो, बंगाल का विभाजन हो गया तो चला गया। उसके बाद उनको जो है महाराष्ट्र से फिर चुनाव जिताया गया। शायद हमें याद रहा है कि जयकर का जो सीट थी उन्हीं से हटाकर, हाँ, हमारे जयकर के सीट को हटाकर वहीं से जो है इनको चुनाव लड़ाया गया था महाराष्ट्र से। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। प्रथम बार जब इनका चुनाव हुआ था कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल कहाँ चला गया? हाँ, उसको विभाजन हो गया, तब इनका जो है उस सीट से हटा दिया गया। महाराष्ट्र में पूना की सीट थी, या मैंने जयकर को हटाकर किसको उनको फिर उनको चुनाव कर लिया गया। किसका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इनको संविधान का शिल्पीकार कहा जाता है। इसको संविधान का शिल्पीकार कहा जाता है। हाँ, और इसमें जो है संविधान सभा एक प्रतिनिधि पे कितनी जनसंख्या थी? 10 लाख। लिख लीजिएगा। लिखिएगा, संविधान सभा का एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा का एक प्रतिनिधि, संविधान सभा का एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, उतारिए, जल्दी से उतारिए, फिर आगे पढ़ाएं। अब आइए लिखिए, हेडिंग बनाइए, संविधान सभा की बैठक या सत्र। इसको मिटाए दें, संविधान सभा की बैठक या सत्र। जहाँ ना समझ में आए आप लोग पूछते रहिएगा। ठीक है, संविधान सभा की बैठक या सत्र। संविधान सभा में कुल 12 बैठकें हुई थी, 11 सत्र हुए थे। ठीक है, 12 बैठकें, 11 सत्र, लमसम 11 जो है, कुल 11 जो है बैठक हुई थी, लेकिन 12वीं बैठक अंतिम बैठक थी। ठीक है, लिख लीजिए। संविधान बनने के लिए संविधान सभा में कुल 12 बैठकों का आयोजन किया गया।
अच्छा हम लिख देते हैं, संविधान बनने के लिए कुल कितनी बैठक हुई? 12। हाँ, कुल 12 बैठक हुई। समिति लिखिए। आयोजन किया 12 बैठकों का आयोजन किया गया। आयोजन किया गया। ये बैठक एक ही जगह होता था या अलग? ये वही संविधान सभा वही दिल्ली में होती थी, वही जाके बैठते थे। कुल 11 सत्रों में बैठकों का कुल 11 सत्रों में बैठकों के जो है संविधान बनकर तैयार हुआ। कुल 11 सत्रों जिसमें कुल 11 सत्र हाँ बैठक बनकर तैयार हुआ, मतलब संविधान बनकर तैयार। वही 12 बैठक या 11 मान के चलिए, सत्र 11 था, 12 बैठक में तैयार हुआ। लिखिए, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 24 जनवरी 1950 को। पहले लिखिए, पहला लिखिए प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक। हेडिंग बनाइए। प्रथम, जिससे पूछेंगे थोड़ा सा रुक जाइएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जिससे 9 दिसंबर हाँ प्राची अभी बताओ। दूसरी बैठक 11 हाँ। और 13 संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 में हुई। ठीक है। और संविधान सभा के विचार हमने बताया स्वराज विधेयक में दिए थे। उसके बाद क्रिप्स मिशन, बेबल प्लान 1946 में, हाँ कैबिनेट मिशन, इन सब में संविधान की बात कही गई थी। इसको देख लीजिए किताबों में। ठीक है। अगर कहीं छूट रहा है तो उसको किताब का सहारा ले लीजिए, क्योंकि उधर वो किए स्वराज विधेयक में अपने बताए, महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है। यमन राय ने भी कहा औपचारिक रूप से 1934 में। इसके बाद 1942 के क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की बात कही गई। 1945 के बेबल प्लान में भी, 1946 कैबिनेट मिशन में भी। ठीक है। जो है तो संविधान जो है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। ठीक है। अब इसमें जब 1946 में हुई, अब आपको बताना है। सपना आप बताइए, कौन इसके अध्यक्ष थे जब 9 दिसंबर वाली बैठक में रही? हाँ, ये अस्थायी थे कि अस्थायी? हाँ बहुत अच्छा। ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। ये जो है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे 9 दिसंबर में जब बैठक हुई। लिख लीजिए, 9 दिसंबर 1946 को 46 में प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक हुई जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी, हाँ सबसे बुढ़ापा हो रहे हैं बुजुर्ग लिख दे। और कहाँ जानते रहिए, सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। याद हो तो रहा थे। अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी तो इसको तैयार मत लिखिए, याद हो बस। ठीक है। अब दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन के अंतराल पे। ठीक है। अब इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिख लीजिएगा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है। 46 में फिर बाद 13 दिसंबर का उद्देश्य प्रस्ताव आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव दिए कि हम लोग बैठे हैं। ठीक है। तीनों को लिख लीजिएगा। 9 दिसंबर 11। अब लिखिए अंतिम बैठक कब हुई थी?
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, किसी को पता है? 13 नहीं है। 24 अंतिम बैठक अंतिम बैठक लिखिए। कब हुआ? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी की कब हुई थी? 24 जनवरी। हाँ बहुत अच्छा, 24 जनवरी 1950 को। देखिए यहाँ चीज़ क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ हम बता रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बना लिया गया, राष्ट्रपति। दूसरा क्या, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। तीसरा पॉइंट, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को स्वीकार किया। कब? 24 जनवरी 1950 को। यहीं से वायसराय का कार्यकाल समाप्त होता है। प्रथम अंतिम वायसराय कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के हाँ माउंटबेटन थे यहीं से। इसलिए हम अब गणतंत्र हो रहे हैं। अब तक हम कल आपको बताए थे संप्रभुता क्या है, इसके पहले संप्रभुता नहीं थी हमारे अंदर। अब 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर संप्रभुता आई। इसके पहले संप्रभुता कहाँ थी? ब्रिटेन में हमारी संप्रभुता। तो 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बैठक हुई, इसमें राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, राष्ट्रगीत को स्वीकार किया और सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? हाँ राष्ट्रपति बना दिया गया। और ठीक है, और कब लागू हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इसीलिए हम विधि दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, इसे हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, अभी संविधान में एक प्रारूप समिति थी। ठीक है, समय हो गया तो कल उसको बताएंगे। ठीक है, टाइम हो गया है। चलिए कल की वीडियो में हम बताएंगे प्रारूप समिति क्या है, संविधान समिति और कितनी समितियां क्या हैं, इसके विषय में हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बताते हुए तब शुरुआत करेंगे। आपका जो पूरा 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, सबको सीरियल बाय सीरियल नेक्स्ट वीडियो में बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए।